बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, डे 2 सेशन 2 बात करनी है हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस की। आपकी किताब के चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 7 और 8। ये भी बताने की जरूरत नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, अंडरस्टूड है कि इसकी वेटेज अगर सवाल आ जाए तो 20 से कम नहीं है। तो 20 नंबर के एरिया का मतलब होता है कि अगर आप 20 नंबर का एरिया नहीं तैयार करके जाते अच्छे से तो आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं होते पेपर में। फिर आपको हर दूसरा सवाल लगता है, रिटर्न में से भी सवाल आएगा ना तो आपको लगेगा मैंने इनकम फ्रॉम बिजनेस किया होता ना तो मैंने ये कर लेना था। होता ही है कि जब आप कोई एरिया पेपर में छोड़ के जाते हैं ना तो आप साइकोलॉजिकली वीक हो जाते हैं और फिर आपके लिए सबसे आसान हर चीज का जवाब ये होता है कि ये उसी एरिया से आया है। तो हाँ, फिर आप पेपर में भी पैनिक कर जाते हैं। सर जी, चैप्टर नंबर 7, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। चैप्टर नंबर 7, इनकम फ्रॉम बिजनेस। सर, इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से क्या मुराद है? उसने शुरू में बताया बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट में क्या फर्क है, एग्जामिनेबल नहीं है वो, बस पढ़ लीजिएगा उसको। बिजनेस असल में क्या है, या आप कोई चीज बेच रहे होते हैं, गुड्स बेच रहे होते हैं, या आप सर्विसेज बेच रहे होते हैं। तो भाई बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, मैन्युफैक्चर, वोकेशन, कॉमर्स और प्रोफेशन। सर, तिजारत कर रहे हैं, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोफेशन यानी पेशा, प्रोफेशन और वोकेशन ये सिनोनिम्स हैं, दोनों का सेम मतलब है यानी पेशा। सर, कोई काम भी आप करें जिसकी नेचर जो एम्प्लॉयमेंट नहीं है सर वो और वो ट्रेड है या कॉमर्स है या प्रोफेशन से रिलेटेड है या मैन्युफैक्चरिंग है या वोकेशन है, तो वो क्या होगा, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस में क्या क्या आता है, कारोबार करने से जो पैसे भी आप कमाएंगे वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा। आप सर्विसेज देने से जो पैसे भी कमा रहे होंगे वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा। सर, अगर कोई रेंट कार का बिजनेस करता है और मूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पर देता है तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा। उसके बाद सर, अगर बिजनेस की वजह से आपको कोई बेनिफिट मिला, मैं 17 साल से कारोबार कर रहा था, मुझे बैंक वालों ने बेनिफिट दिया, ये बेनिफिट दिया कि अब आपको जो आपका इंटरेस्ट है वो अब आपके हालात अगर ख़राब हो गए तो आपको आधा इंटरेस्ट माफ़ कर दिया जाएगा या आपको पूरा इंटरेस्ट माफ़ कर दिया जाएगा। हालात इतने ख़राब हो गए, उन्होंने कहा पूरा प्रिंसिपल भी माफ़ कर दिया जाएगा। सर, जो भी आपको रियायत मिली है बिजनेस रिलेशनशिप की वजह से वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में फॉल करेगा। सर, वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में फॉल करेगा। सर, उसके अलावा प्रॉफिट ऑन डेट वैसे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है, वैसे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है, लेकिन प्रॉफिट ऑन डेट अगर ऐसे क्या है यानी प्रॉफिट ऑन डेट अगर बैंक के लिए हो तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा, बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होगा। सर, किस्तें जो बैंक वसूल करता है, ऐसा कोई चीज किस्तों पे लेते हैं ना, लीज पे, वो बैंक वसूल करता है तो वो उसके लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होता। और अगर बैंक किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है बैंक और म्यूचुअल फंड वाले उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के तौर पे प्रॉफिट ऑन डेट में से कुछ हिस्सा देते हैं, तो वो उस बैंक के लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा, बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होगा। सर, ये तीनों बातें अदर सोर्स में भी लिखी हुई हैं, वहां पर मैंने नहीं बताई थी, यहां पर बता दी हैं। सर, आगे चलते हैं। सर, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको तो पता है, कल बता चुका हूं रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के सीन का। सर, रेजिडेंट पर्सन की पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों टैक्सेबल होती हैं, जबकि नॉन रेजिडेंट की सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल होती है और फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल नहीं होती। उसने कहा जी अगर एक बंदा रेजिडेंट है तो पाकिस्तान में कारोबार कर रहा है या पाकिस्तान से बाहर कर रहा है, उसकी इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान होगी। सर जी, आपको चारों हेड्स के बारे में तो बता चुके हैं कि कैश पे टैक्स होंगे या क्रूअल पे, लेकिन बिजनेस की अपनी नौयत है। वो कहते हैं कि इनकम फ्रॉम बिजनेस कैश पे भी टैक्स हो सकता है और एक्रूअल पे भी टैक्स हो सकता है। इनकम फ्रॉम बिजनेस कैश पे भी टैक्स हो सकता है और एक्रूअल बेस पे भी टैक्स हो सकता है, लेकिन अगर कंपनी है तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, और वो क्या, एक्रूअल।
मेरे साथ रहिए सर, फिर 3 मिनट का टाइमर लगा लीजिए। असल में मैं इसलिए भी पूछता हूँ कि आपके फीडबैक से मुझे पता चल जाता है कि आप कितने अलर्ट हैं। कुछ और ना सोचे, इस वक्त यही सोच रहे हैं, ठीक है सर जी। बिजनेस है इंपॉर्टेंट एरिया, जरा अलर्ट रहेंगे, यस और नो? जी प्लीज। अच्छा जरा देखिएगा, एक्सपेंडिचर जो खालिसतन एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए किए जाएंगे तो याद रखिएगा वो इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी। याद रखिएगा बिजनेस के अंदर गेन, रियलाइज्ड गेन जो है वो इनकम होती है, और जो खर्चे असल में किए होते हैं, जो पे किए जाते हैं, जो ये जो इनकर होते हैं, वो माइनस करने की इजाजत होती है। सर अगर एक बिल्डिंग है, मिसाल के तौर पे आई कैप की बिल्डिंग है, और आज रीवैल्यूएशन वाले आगे कहते हैं कि ये जनाब बिल्डिंग अब 12 करोड़ की नहीं रही बल्कि 20 करोड़ की हो गई है, तो 8 करोड़ रुपए का रीवैल्यूएशन रिजर्व आई कैप के अकाउंट्स वाले बुक कर लेते हैं। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या वो आपकी इनकम है? टैक्स वाले कहते हैं ये इनकम नहीं। क्यों सर? ये रियलाइज नहीं हुई। हाँ, अगर आई कैप वाले ये बिल्डिंग बेच देंगे तो वो रियलाइज हो जाएगी, उस वक्त उसको रिकॉर्ड करेंगे। सर ये अनरियलाइज्ड गेन जो होता है ना, इसको टैक्स वाले नहीं मानते, ना ही रिकॉर्ड करते हैं। सर अगर बैठे बैठे इंपेयरमेंट हो जाए, इसी बिल्डिंग की वैल्यू इन यूज कम हो जाए, या रिकवरेबल वैल्यू कम हो जाए, जिसमें फेयर मार्केट वैल्यू, वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर होता है, मैं उस कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं जाना चाहता, तो भाई वैल्यू कम हो जाए तो याद रखिएगा इस केस में अगर उसकी वैल्यू कम हो जाए तो अकाउंटिंग वाले इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर लेते हैं, टैक्स वाले कहते हैं हम इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सर ना ही अनरियलाइज्ड गेन रिकॉर्ड करते हैं, ना ही अनरियलाइज्ड लॉस रिकॉर्ड होता है। हाँ, अलबत्ता जो बात काम की है, जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर डेट्स को भी देखना पड़ेगा। सर डेट्स को क्या देखना पड़ेगा? ये देखना पड़ेगा कि ये जो डेट है, आपने एक बंदे के $200 देने थे और डॉलर का रेट कम हो गया, अब आप खुश हो गए कि मेरी बचत हो गई है। टैक्स वाले इसको नहीं मानते, क्योंकि ये गेन क्या है? अनरियलाइज्ड गेन है। कंपनी ने डॉलर पे करने थे, डॉलर की कीमत कम हो गई, टैक्स वाले इसको नहीं मानते। जब एक्चुअल में पे करेंगे टैक्स वाले उस अमाउंट को मानते हैं। सर ये जो डॉलर की फ्लक्चुएशन हुई है, इसकी वजह से अगर आपको कोई गेन लॉस होता है तो ये रियल नहीं होता, बल्कि इसको कहते हैं नोशनल। नोशनल का मतलब होता है फर्जी, जो रियलाइज नहीं होता। सर टैक्स वाले इस गेन लॉस को नहीं मानते। मैंने 2-3 एग्जांपल दी ताकि आपको ये बात समझा सकूं। सर एक होती है रेवेन्यू रिसीट और एक होती है कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट ऐसी रिसीट कहते हैं वसूली को। रेवेन्यू रिसीट आपने जो वसूल किए पैसे, जो कि आम तौर पे वसूल किए जाते हैं इनकम के हवाले से। मिसाल के तौर पे आपने डेटर से पैसे वसूल किए या आपने कैश में सेल की, सर ये रेवेन्यू रिसीट होती हैं, और आपने पैसे वसूल किए इनकम के हवाले से। दूसरी तरफ है कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट है पैसे तो वसूल किए लेकिन वो नॉर्मली इनकम नहीं होती। सर रेवेन्यू रिसीट नॉर्मली इनकम होती है, कैपिटल रिसीट नॉर्मली इनकम नहीं होती। एक बंदे ने प्लांट एंड मशीनरी बेच के पैसे वसूल किए हैं, सर ये नॉर्मली इनकम नहीं होती, इसे कैपिटल रिसीट कहते हैं। याद रखिएगा रेवेन्यू रिसीट आपकी इनकम होती है, कैपिटल रिसीट आपकी इनकम नहीं होती जब तक वाज़ेह अल्फाज में टैक्स वाले खुद ना कह देंगे ये आपकी इनकम। सर टैक्स वाले कब कहेंगे? यहां उन्होंने 5 बातें बताई हैं, इन बातों में वो यही कह रहे हैं। सर बात नंबर 1, रिकवरी इन कैश और इन काइंड। सर अगर आपका डेट बैड हो गया था और बैड होने के बाद आपने सोच लिया था पैसे नहीं आने, अब जो पैसे वापस आए हैं, गर्चे वो आपकी रेवेन्यू रिसीट नहीं होगी, आपकी कैपिटल रिसीट होगी, लेकिन आप उसको इनकम के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। सर पहली बात मैंने ये वाला पॉइंट बताया। सर आपने कोई एसेट बेच दी है, एसेट को बेचने से जो पैसे मिले वो आपकी इनकम नहीं होंगे, लेकिन अगर एसेट को बेचने पर जो गेन हुआ है वो आपकी इनकम होगा और टैक्सेबल होगा। वो असल में बताया गया है कि कौन सी ऐसी रिसीट है जो रेवेन्यू रिसीट नहीं है लेकिन इसके बावजूद इनकम के तौर पे बुक होंगी और उस पर टैक्स लगेगा। तो पहला क्या बताया? बैड डेट
हो गए थे उसके बाद रिकवर हुए, वो रेवेन्यू रिसीट नहीं है, लेकिन वो इनकम में शामिल होगा और उस पर टैक्स लगेगा। गेन ऑन सेल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट रेवेन्यू रिसीट नहीं है, लेकिन इस पर टैक्स लगेगा। डेप्रिशिएबल एसेट को बेचने पर जो पैसे आए वो रेवेन्यू रिसीट नहीं है, लेकिन इसके गेन पर टैक्स रहेगा। तीसरे नंबर पे अगर कोई खर्चा आपने कर दिया और वो पैसे रिकवर हो गए हैं, यानी रिकॉप एक्सपेंसेस आपको कल मैंने बताए थे सर, ये जो पैसे रिकॉप हो जाए, रिकवर हो जाते हैं सर, ये रेवेन्यू रिसीट नहीं होते, लेकिन आपकी इनकम में शामिल होते हैं और इस पर टैक्स लगता है। सर केस नंबर 4 ट्रेडिंग लाइबिलिटीज, सर ये 2014 वाली बात जो आज आपको बताई थी, 2014 में 1 लाख रुपए का खर्चा किया, लाइबिलिटी अनपेड थी। 2015 भी गुजरा, 16 भी गुजरा, 17 भी गुजरा, 2018 में क्या हो जाएगा, अनपेड लाइबिलिटी को दोबारा इनकम के तौर पे बुक कर लेंगे। सर ये रिसीट नहीं है, लेकिन टैक्स वाले कहते हैं इसे इनकम के तौर पे बुक करेंगे और इस पर टैक्स लगेगा। सर अगर आपने कारोबार खत्म कर दिया और डिसकंटिन्यूस के बाद भी कोई पैसे वसूल हुए हैं तो वो भी आपके लिए इनकम होंगे और इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा। जैसे सेसेशन ऑफ इनकम वाली बात याद है सर, वो पैसे आपको वसूल हुए थे कारोबार के डिसकंटिन्यू होने के बाद भी, तो वो भी इनकम में शामिल होंगे। सर ये सारी चीजें गर्चे रेवेन्यू रिसीट नहीं है, लेकिन ये इनकम में शामिल होंगे, उस पर टैक्स होगा। यानी इनकम फ्रॉम बिजनेस में बहुत कम चीजें जिनके बारे में बंदे को ये गुमान होता है कि ये थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है, ज़हन में रखिएगा। अच्छा जनाब, आगे आ गया मेथड ऑफ अकाउंटिंग। सर ये तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि इनकम फ्रॉम बिजनेस एक्रूअल बेस पे टैक्स होता है या रिसीट बेसिस पे। जी भाई, दोनों पे हो सकता है, लेकिन कंपनी के लिए क्या लाजिम है सर जी, कंपनी के लिए एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग लाजिम है। उसके बाद उसने कहा अ कंपनी शैल अकाउंट फॉर इनकम चार्जेबल टू हेड अंडर दैट इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑन एक्रूअल बेसिस। सर कंपनी के लिए एक्रूअल लाजमी है, लेकिन बोर्ड किसी भी पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन को कह सकता है ये चाहे तो एक्रूअल बेस पर करे, ये चाहे तो रिसीट बेस पर करे। अगर कमिश्नर को दरख्वास्त दे दी जाए कि हम अपना मेथड ऑफ काउंटिंग चेंज करना चाहते हैं, एक्रूअल से रिसीट या रिसीट से एक्रूअल, तो वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कमिश्नर इस एप्लीकेशन को अगर अप्रूव कर दे और क्लियरली रिफ्लेक्ट करे कि हाँ वो सेटिस्फाइड है इनकी दलील जो इन्होंने वजह बताई है उसकी, उस पर एक बार जो मेथड आपने सिलेक्ट कर लिया तो फिर आप, वो कहता है कि इफ अ पर्सन मेथड ऑफ काउंटिंग हैज चेंज, तो पर्सन मेक श्योर करेगा कि एक इनकम 2 बार टैक्स ना हो और एक खर्चा 2 बार माइनस ना हो। सर ये बात आपको कल बताई थी, चैप्टर नंबर 4 का लास्ट पॉइंट है बिल्कुल। उसने कहा कि आप इस चीज़ की एहतियात करें कि एक इनकम 2 बार टैक्स ना हो। अगर एक इनकम रिसीवेबल बेस पर टैक्स हो रही है तो जब रिसीव होगा तब टैक्स नहीं होना चाहिए, और एक एक्सपेंस अगर पेबल बेस पे टैक्स हो रहा है तो जब पे होगा तब टैक्स, तब डिडक्शन अलाउ। अगर पेबल बेस पर डिडक्शन अलाउ होगी तो जब पे हुआ तब डिडक्शन अलाउ नहीं होनी चाहिए। ये वही वाला पॉइंट इसने रिपीट किया कि जब आपने बेसिस ऑफ अकाउंटिंग चेंज किया है तो अलर्ट हो जाओ, इस वजह से अलर्ट हो जाओ कि आप एक इनकम पर 2 बार टैक्स ना लगा दो, और इस वजह से अलर्ट हो जाओ कि आप एक डिडक्शन 2 बार माइनस ना कर दो। सर जी कैश बेसिस क्या है, जब पैसे वसूल किए या अदा किए, कैश बेसिस ये। एक्रूअल बेसिस क्या है, जब पैसे कमाए या अंडरटेक किए कि मैं अदा कर दूंगा। सर जब रिसीव्ड या रिसीवेबल हो गए तो आपकी इनकम, और जब पेड या पेबल हो गए तो आपका एक्सपेंस। सर वो कहता है अगर पैसे पेबल हो गए हैं और 3 साल हो गए आपने पे नहीं किए तो वो आपकी इनकम बन जाएगा। ये बात पहले भी बता चुका हूं, 2 बार हो गई अब तो। और अगर वो सब्सिक्वेंटली पे कर दिए, सर ये वाला पॉइंट है 3 साल वाला, अगर वो सब्सिक्वेंटली पे कर दिए तो फिर दोबारा अलाउड एज डिडक्शन हो जाएगा। सर स्टॉक इन ट्रेड पूरी अकाउंटिंग वाली बात है।
स्टॉक इन ट्रेड क्या है? इन्वेंट्रीज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, पढ़ा हुआ है ना सर? बिल्कुल वही है। अब वो कहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बराबर होती है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। सर जी ओपनिंग स्टॉक किसके बराबर होती है? पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक के बराबर। और अगर वो कहता है अगर आपने कारोबार नया शुरू किया है, अगर आपने कारोबार नया शुरू किया है, नया कमेंस किया कारोबार, तो कारोबार शुरू होने से पहले जितना स्टॉक आपने खरीदा था वो सारे का सारा ओपनिंग स्टॉक में आएगा। सर क्लोजिंग स्टॉक के बारे में क्या रूल है? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। सर यही टैक्स का रूल भी है सर जी। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। सर जी person accounting for income chargeable to tax under income from business on cash basis may compute the person cost of stock in trade on prime cost method or absorption cost method, and person accounting for such income on the accrual base shall compute। सर जी सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्राइम कॉस्ट मेथड क्या है और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड क्या है। अगर वेरिएबल कॉस्ट की बेस पर आप इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे तो उसे प्राइम कॉस्ट मेथड कहेंगे, और अगर वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट की बेस पर आप स्टॉक को वैल्यू करेंगे तो इसे एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड कहेंगे। सर याद रखिएगा जो बंदा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कर रहा है उसके पास तो ऑप्शन है, वो चाहे तो प्राइम कॉस्ट मेथड इस्तेमाल कर ले या एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड इस्तेमाल कर ले। किस मकसद के लिए? क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो प्राइम कॉस्ट मेथड इस्तेमाल कर लें या एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड इस्तेमाल कर लें। अगर आपकी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। लेकिन अगर आपकी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं है। फिर आपके ऊपर लाजिम है कि आप कौन सी जो है वो कॉस्टिंग मेथड यूज करें, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड यूज करें। किस चीज के लिए? इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए। सर असल में बात क्या हो रही है? क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी थी। वैल्यू निकालने के दो तरीके थे, एक सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के मुताबिक निकाल ली जाए और एक वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट के मुताबिक निकाल ली जाए। अगर वेरिएबल कॉस्ट के मुताबिक सिर्फ निकाली गई तो इस मेथड को प्राइम कॉस्ट मेथड कहते हैं, और अगर वेरिएबल और फिक्स दोनों कॉस्ट के मुताबिक निकाली गई तो इसको एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड कहते हैं। अगर ये बात समझ आ गई तो अगला पॉइंट समझो। अब टैक्स वाले क्या कहते हैं? आपने प्राइम कॉस्ट मेथड इस्तेमाल करना है या एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड इस्तेमाल करना है? टैक्स वालों ने कहा इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए आप प्राइम कॉस्ट मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कैश है, और अगर आपकी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्रूअल है तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, बल्कि सिर्फ एक ही हल है। क्या? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड को इस्तेमाल करेंगे। सर आप लोग परेशान होकर देख रहे हैं, लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूं कि ये पास पेपर में आ चुका हुआ है 2 से 3 बार और न्यूमेरिकल में आया हुआ है। अच्छा जनाब आगे देखते तो यार समझ आई है? यस और नो? सर जी अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो मुझे एक बात बताएं, अगर कंपनी है तो वो प्राइम कॉस्ट मेथड यूज कर सकती है इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए? सर कंपनी के लिए लाजिम है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज करेगा वो सिर्फ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड इस्तेमाल कर सकता है। सर जी टैक्स वाले कहते हैं आप FIFO और एफको मेथड दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो एक बार चूज कर लेंगे उसके बाद उसको तब्दील करने के लिए आपको कमिश्नर से क्या लेनी पड़ेगी? रिटर्न परमिशन लेनी पड़ेगी। सर ये बात देखते साथ ही मेरे जहन में एक पॉइंट और आ गया जो मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया कैपिटल गेन में, अभी लगे हाथों कर लूँ। सर कैपिटल गेन पढ़ाते हुए मैंने आपको सिक्योरिटीज़ की बात बताई थी। जब सिक्योरिटीज़ को भी बेच रहे होते हैं तो हम हमेशा कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? FIFO मेथड यूज़ करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का। हाँ अगर सिंगल डे की ट्रांजैक्शन हो, एक ही दिन खरीदा और एक ही दिन बेचा है, तो उस दिन हम एफ को यूज़ करते हैं।
वरना हमेशा देखिएगा, हमेशा ज़हन में रखिएगा, सिक्योरिटीज को बेचते हुए हम FIFO मेथड यूज करते हैं, यानी ये ज्यूम करते हैं जो शेयर पहले आए वो शेयर पहले बिके, जो शेयर बाद में आए वो शेयर बाद में बिके। हाँ, अलबत्ता अगर एक ही दिन में खरीदा और एक ही दिन में बेचा है तो फिर आप सेल प्राइस में से जो कॉस्ट लेस करेंगे वो FIFO मेथड के मुताबिक नहीं निकालेंगे बल्कि एवरेज मेथड के मुताबिक निकालेंगे। ये कैपिटल गेन से रिलेटेड बात थी, मेरे जहन में अभी आई तो मैंने सोचा मैं कर दूं, चूंकि FIFO वाली बात वहां नहीं कर सका। अच्छा जनाब आगे चलते हैं। सर डिडक्शन एडमिजिबल, एक 6 नंबर का सवाल पास पेपर में आया हुआ है। डिडक्टेबल अलाउंस और डिडक्शन एडमिजिबल का क्या मतलब है? डिडक्टेबल अलाउंस टोटल इनकम में से माइनस होता है, डिडक्शन एडमिजिबल जो है वो अंडर द हेड ऑफ इनकम माइनस होते हैं, जो कि मिसाल के तौर पे इनकम फ्रॉम बिजनेस हो सकते हैं। सर इनकम फ्रॉम बिजनेस में से कौन कौन से खर्चे माइनस होते हैं? सर उसने कहा जो खर्चा खास तौर पे, जो खर्चा खास तौर पे बिजनेस के मकसद के लिए किया जाए वो एज डिडक्शन ला होता है। सर जी अगली बात देखिएगा, डिडक्शन इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एनिमल यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन लेस द अमाउंट रियलाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ कार केसेस। सर अगली बात सुनिएगा, वो कहता है अगर कोई डेयरी कंपनी है, डेयरी कंपनी है और उसका कोई जानवर मर जाता है तो जितने का वो जानवर खरीदा था वो वाली अमाउंट माइनस करने की इजाजत होगी एज एन एक्सपेंस इनकम में से। डेयरी बिजनेस में अगर कोई जानवर मर गया तो जितने का वो जानवर खरीदा था वो सारी अमाउंट एज डिडक्शन इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी। और अगर वो जानवर आपने 1 लाख का खरीदा था और वो मरा हुआ जानवर, उसकी खाल और गोश्त जो है वो 5,000 रुपए का बिका तो असल में नुकसान कितना हुआ? 95। सर ये वाली अमाउंट अलाउड एज डिडक्शन होगी। सर इस केस में वो खास तौर पे कह रहा है जब एनिमल और एनिमल स्टॉक इन ट्रेड ना हो, इसका ये सर डेयरी के केस में ही होता। सर इनएडमिसिबल डिडक्शन, बड़े ही ध्यान से सर, मुमकिन नहीं है कि ICAP का पेपर बने और इसमें से सवाल ना आए, और मुमकिन नहीं है कि ICAP का पेपर बने न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल में ये वाली एडजस्टमेंट्स ना हो। सर कौन कौन से खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है? सर इनकम टैक्स माइनस करने की इजाजत नहीं है। वो टैक्स जो प्रॉफिट की बेस पर कैलकुलेट होता है या परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट होता है वो एज डिडक्शन इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं है। सर क्या सेल टैक्स माइनस करने की इजाजत है? द आंसर इज यस, सेल्स टैक्स माइनस करने की इजाजत है। हाँ, अगर ये सेल्स टैक्स आपने एंड कंज्यूमर को ट्रांसफर कर दिया तो माइनस करने की इजाजत नहीं है। अब चूंकि आप लोग सेल टैक्स का एक फ्लेवर ले चुके हैं तो मैं आपको ये बात बता सकता हूं कि आपने परचेज किया और आपने मिसाल के तौर पे एक एग्जेम्प्ट आइटम थी, आपने उसको सेल किया। अच्छा, आपने आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं किया, इनपुट टैक्स पे किया। फॉर एग्जांपल आपने टैक्सेबल गुड खरीदी थी, इनपुट पे किया, और बेची एग्जेम्प्ट थी, आउटपुट चार्ज नहीं किया। ये जो टैक्स था ये किसको बर्दाश्त करना पड़ा? आपको। सर ये वाला टैक्स आप एज डिडक्शन इनकम में से माइनस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इनपुट पे किया और आउटपुट चार्ज भी कर दिया, इस केस में ये वाला सेल्स टैक्स आप इनकम में से माइनस नहीं कर सकते। उसने ये लिखा हुआ है, अब ये लाइन जरा ध्यान से पढ़ना, वेयर सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी पेड बाय द टैक्सपेयर इज नॉट चार्ज टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर को चार्ज नहीं किया, सच सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी पेड शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। सर जी अगली बात, अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सर अगर आपको सैलरी मिलते वक्त, अगर आपको कोई अमाउंट मिलते वक्त टैक्स कट के मिला है तो याद रखिएगा ये वाली अमाउंट एज डिडक्शन अलाउ नहीं होती। सर याद रखिएगा ये वाली अमाउंट टैक्स लायबिलिटी को कम करती है, इनकम को कम नहीं करती। सर जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है वो टैक्स लायबिलिटी को कम करता है, इनकम को कम नहीं करता। सर जी अगर आपने किसी को पेमेंट करनी थी
और टैक्स काट के पेमेंट करनी थी, लेकिन आप टैक्स काटना भूल गए, तो याद रखिएगा वो जितनी पेमेंट भी आपने की वो एज डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। मेरे पास एक बंदा काम करता है, उसको मैंने 1 लाख रुपए सैलरी देनी थी, मुझे चाहिए था, मैं टैक्स काट के उसको 1 लाख बकिया रकम अदा करता, मैंने पूरा 1 लाख ही उसको दे दिया। सर इस केस में वो 1 लाख रुपए जो मेरे लिए खर्चा था, चूंकि वो मेरे पास काम कर रहा था मेरे बिजनेस में, तो वो खर्चा मुझे अलाउड एज डिडक्शन नहीं होगा, इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। सर दो बातें अलग-अलग हैं। एक तरफ मुझे पैसे मिल रहे थे, मैं तनख्वाह वसूल कर रहा था, और टैक्स कटे बगैर, वो टैक्स काट के मुझे तनख्वाह मिली, जितनी अमाउंट का टैक्स कटा वो क्या इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी? नहीं। दूसरी तरफ मैं तनख्वाह दे रहा था, और तनख्वाह देते वक्त मैं तनख्वाह अदा कर रहा था, और तनख्वाह अदा करते वक्त मुझे टैक्स काट के तनख्वाह अदा करनी चाहिए थी, मैंने टैक्स नहीं काटा। सर वो जितना खर्चा है पूरी तनख्वाह का, वो मुझे खर्चे के तौर पे इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। सर जी ये वाला पॉइंट है। Any expenditure from which person is required to deduct or collect tax and the person has not paid or deducted the tax, सर उसने वो टैक्स डिडक्ट नहीं किया, वो वाला खर्चा इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। पास पेपर में एक सवाल आया हुआ है, ये वाला भी और इसकी एक्सेप्शन पे भी सुनिएगा। अगर मैंने रॉ मटेरियल खरीदा था, मैंने रॉ मटेरियल की पेमेंट की, मुझे टैक्स काट के पेमेंट करनी चाहिए थी, लेकिन मैं टैक्स नहीं काट सका। मुझे टैक्स काट के पेमेंट करनी चाहिए थी, लेकिन मैं टैक्स नहीं काट सका। सर याद रखिएगा, अगर मैं टैक्स नहीं काट सका तो मुझे वो वाला एक्सपेंस एज डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। यही पढ़ा है ना आपको। लेकिन इस रूल की एक्सेप्शन है, अगर मैंने रॉ मटेरियल खरीदा था या फिनिश गुड्स खरीदा था और उसकी पेमेंट करनी थी, मुझे टैक्स काट के करनी चाहिए थी, मैं टैक्स नहीं काट सका, तो जनाब 20% अलाउ नहीं होगा, बाकी 80% फिर भी अलाउ होगा। मुझे 100 रुपए की पेमेंट करनी थी, रॉ मटेरियल मैंने खरीदा था। अगर रॉ मटेरियल सॉरी जी, अगर रॉ मटेरियल ना खरीदा होता तो पूरी की पूरी अमाउंट एज डिडक्शन अलाउ ना होती। वो कह ये रहा है मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, अब इस पर उसने रियायत दे दी, उसने कहा अच्छा इसको 100% नहीं, इसको 20% अलाउ नहीं होगी, 80% फिर भी अलाउड एज डिडक्शन। वो ये बात कह रहा है। ये पिछली अटेम्प्ट में न्यूमेरिकल आया और उसमें ये वाला पॉइंट टेस्ट किया हुआ था। फिनिश गुड्स खरीदी थी और आपने यही बताना था कि वो टैक्स नहीं काटा, तो पूरी अमाउंट नहीं, सिर्फ 20% अलाउड एज डिडक्शन ही होगा, बाकी 80% अलाउड एज डिडक्शन होगा। सर इनएडमिसिबल डिडक्शन, सर जी अगर आपने कमीशन दी हुई है किसी ऐसे बंदे को जो कि थर्ड स्केजुअल आइटम ऑफ सेल टैक्स बेचता है। सर जी अब तो समझ आ रही ना थर्ड स्केजुअल आइटम कौन सी हैं? नहीं जनाब, जब इनकम टैक्स पढ़ाया था और सेल टैक्स नहीं पढ़ाया था, शायद उस वक्त ये बात उतना इजीली समझने वाली नहीं थी। सर जी उसने कहा आप उसको थर्ड स्केजुअल आइटम बेचने वाले बंदे को कमीशन देते हैं, कितनी? 0.2% से ज्यादा, तो वो एज डिडक्शन अलाउ नहीं होगी अनलेस वो बंदा क्या हो, एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट में हो, यानी एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट में शामिल हो। थर्ड स्केजुअल आइटम बेचने वाले को 0.2% से ज्यादा की कमीशन देंगे तो वो अलाउड एज डिडक्शन नहीं होगी अनलेस वो बंदा फाइलर हो, यानी उसका नाम एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट में शामिल हो। सर अगर आपने कोई अमाउंट पे की है सैलरी के ज़मन में, कमीशन के ज़मन में, नॉन रेजिडेंट को रेंट के हवाले से, प्रॉफिट ऑन डेट या पेमेंट फॉर सर्विसेज, और इस अमाउंट पर टैक्स काटना चाहिए था और आपने टैक्स नहीं काटा, तो अगर आपने टैक्स नहीं काटा तो वो वाला सारा खर्चा और एक्सपेंस आपको एज डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। सर फाइन और पेनल्टी अगर कानून की खिलाफ वर्जी करने पर पे किया गया है, पे करना पड़ा, तो वो अलाउड एज डिडक्शन नहीं होगा। पर्सनल एक्सपेंडिचर, सर जाती खर्चा है, कारोबार के खर्चे में से माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। सर एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस की लिमिट है, अगर वो इस लिमिट से बाहर हो तो अलाउड एज डिडक्शन ही होगा। क्या लिमिट है? 2 बार पास पेपर में आ चुका है ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंस और थ्योरेटिकली आया है।
सर जी उसने कहा कि अगर खर्चा किया जा रहा है पाकिस्तान से बाहर और किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन के वजह से किया जा रहा है फिर तो अलाउड एज डिडक्शन होगा। फॉरेन कस्टमर और सप्लायर्स पर पाकिस्तान के अंदर किया जा रहा है फिर भी अलाउड एज डिडक्शन होगा। अपनी कस्टमर और क्लाइंट्स की एंटरटेनमेंट पर किया जा रहा है फिर भी अलाउड एज डिडक्शन होगा। बिजनेस शेयर होल्डर की मीटिंग पर किया जा रहा है फिर भी अलाउड एज डिडक्शन होगा। और ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस पर जो एंटरटेनमेंट का खर्चा किया जा रहा है ये सारा खर्चा अलाउड एज डिडक्शन होगा। याद रखिएगा शर्त एक ही है कि जिन लोगों पर ये पैसे खर्च किए जा रहे हैं उनका कंपनी से ताल्लुक हो, कंपनी के सप्लायर हो, कंपनी के डेटर हो, आपके बिजनेस से उसका लिंक हो, आपके एम्प्लॉयज हो इदारे के, फिर तो ठीक है वो वाला खर्चा माइनस करने की इजाजत है, वरना माइनस करने की इजाजत नहीं है। सर जी कंट्रीब्यूशन मेड टू अ फंड दैट इज नॉट, सर अगर रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अगर प्रोविडेंट फंड है, सुपर इनोवेशन फंड है और ग्रेचुटी फंड है, सर जी कल जो पड़ा था उसमें क्या कर रहे थे, उसमें वसूल कर रहे थे। आज कारोबारी बंदे बन गए आप सेठ, आज क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। सर जब हम पे कर रहे हैं तो देखना ये कि ये वाला खर्चा इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी। सर अगर रेकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड नहीं है और इनोवेशन फंड अप्रूव्ड नहीं है या ग्रेचुटी या पेंशन फंड अप्रूव्ड नहीं है तो वो वाला खर्चा अलाउड एज डिडक्शन नहीं होगा। सर अगर वो अप्रूव्ड भी है तो भी अगला स्टेप ये है कि क्या अफेक्टिव अरेंजमेंट किए गए कि जिस वक्त पैसे देने हैं टैक्स काट के देने हैं, और अगर अफेक्टिव अरेंजमेंट नहीं किए गए तो भी वो वाला खर्चा अलाउड एज डिडक्शन नहीं होगा। सर दो बातें बड़े काम की हैं, पहली बात अप्रूव्ड हो, दूसरी बात अफेक्टिव अरेंजमेंट किए जाए कि जब पैसे देंगे टैक्स काट के देंगे, और अगर या तो अप्रूव्ड ही ना हो तो बहस ही खत्म, अलाउड एज डिडक्शन ही होगा। अप्रूव्ड है लेकिन अफेक्टिव अरेंजमेंट नहीं किए गए कि जिस वक्त पैसे देंगे टैक्स काट के देंगे तो भी अलाउड एज डिडक्शन नहीं होगा। सर ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। सर आपने कोई किसी रिजर्व अकाउंट में ये कैपिटलाइज कर दिया, कैपिटल नेचर का खर्चा है तो वो अलाउड एज डिडक्शन नहीं होता। सर जी अगर एओपी है, अगर एओपी है यानी पार्टनरशिप है और पार्टनरशिप में एक पार्टनर को कमीशन मिल रही है, ब्रोकरेज मिल रही है, प्रॉफिट ऑन डेट मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, सर ये एज डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। अगर किसी बंदे को तनख्वाह दी गई है और उसकी तनख्वाह 25,000 से ज्यादा है तो याद रखिएगा उसको कैश में नहीं देनी चाहिए तनख्वाह। किस तरह देनी चाहिए, क्रॉस चेक के जरिए या उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। अगर आपने ऐसा नहीं किया, क्रॉस चेक के जरिए पेमेंट नहीं की या उसके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की, तो याद रखिएगा पेमेंट भी 25,000 से ज्यादा की थी तो वो आपको एज डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। सर कैपिटल नेचर का खर्चा किया है, कोई मशीनरी खरीदी, प्लांट खरीद लिया, कोई और कैपिटल नेचर की चीज खरीद ली, तो याद रखिएगा वो वाला खर्चा एज डिडक्शन अलाउ नहीं होता। हाँ उस पर डेप्रिसिएशन, अमाउंटाइजेशन, इनिशियल अलाउंस, ये वाली चीजें अलाउड एज डिडक्शन होती हैं। सर जी अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो याद रखिएगा 10% ऑफ टर्नओवर से ज्यादा उनका मार्केटिंग का खर्चा नहीं होना चाहिए। सर असल में होता है ये फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले डॉक्टर्स को बहुत पिलाते हैं, ठीक है, यानी उन्हें पैसे और मराद देते हैं, बेनिफिट्स देते हैं ताकि डॉक्टर्स उनकी कंपनी की बनाई हुई दवाई प्रिस्क्राइब करें, ठीक हो गया। अब उसके हवाले से ये है कि अगर मार्केटिंग का खर्चा 10% ऑफ टर्नओवर से ज्यादा हुआ तो टैक्स वाले इसको अलाउ नहीं करेंगे। सर 300 रुपए की टर्नओवर था, मार्केटिंग का खर्चा 40 रुपए था, सर 40 रुपए अलाउड एज डिडक्शन नहीं होगा बल्कि 30 रुपए अलाउड एज डिडक्शन होगा। सर अगर किसी अकाउंट, सर 3 स्टेप अप्रोच बताने लगा हूं, अगर कोई अकाउंट है जिसका खर्चा 2.5 लाख, अकाउंट का खर्चा कितना है 2.5 लाख, पूरे अकाउंट का बैलेंस, और इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन कितनी है 25,000 से ज्यादा है। अकाउंट 2.5 लाख से ऊपर है, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन 25,000 से ज्यादा, और पेमेंट किस तरह हुई है, कैश में हुई है, तो ये वाला खर्चा अलाउड एज डिडक्शन नहीं होगा। अकाउंट 2.5 लाख से ज्यादा है, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन 25,000 से ज्यादा है, और पेमेंट किस तरह हुई है, कैश में हुई है, तो ये
अलाउड एज डिडक्शन नहीं होगा सर। बस ये 3 शर्तें याद रखिएगा। स्टेप नंबर 1 2.5 लाख, स्टेप नंबर 2 इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन 25,000 और स्टेप नंबर 3 कैश में। सर ये इसने जितनी भी शर्तें लिखी है ना, इसने कहा है अदर देन, यानी इन सारी चीजों के अलावा पीछे कैश ही बच जाता है। और एक्सपेंडिचर नॉट एक्सीडिंग 25,000, यानी 25,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता, 25,000 तक की ट्रांजैक्शन पे। इसका मतलब ये है 25,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन हो, कैश में हो और टोटल अकाउंट बैलेंस 2.5 लाख से ज्यादा का हो, तो याद रखिएगा इस केस में हम क्या एज्यूम करते हैं कि इस केस में ये वाला खर्चा अलाउड एज डिडक्शन नहीं होता। अकाउंट बैलेंस 2.5 लाख, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन 25,000 से ऊपर हो और किस तरह हो, कैश में, तो नॉट अलाउड एज डिडक्शन। ये रूल है, इसको इस तरह याद रखिए। वो अगले नंबर पे वो कह रहा है द अबव प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई। सर ये वाली प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी, कब सर, इन खर्चों के केस में। अगर 35 लाख रुपए का बिल आ गया बिजली का और कैश में पे किया है तो भी अलाउड एज डिडक्शन होगा। जितनी मर्जी बड़ी अमाउंट और कैश में पे करें, मसला नहीं है। ट्रेवल फेयर, टिकट्स का खर्चा, फ्रेट चार्जेस, ये जो सामान लाने चले जाने का है, पोस्टेज, आप टैक्सेस, ड्यूटीज, फाइन्स, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन जितनी भी किसी सरकारी इदारे को पे करते हैं, ये सारा कैश में भी पे करेंगे तो अलाउड एज डिडक्शन होगा। सर ये एक्सेप्शंस भी याद रखनी है और ये वाला रूल भी याद रखना है। आमतौर पे वो ना स्मार्टली प्ले करता है एग्जामिनर, पता क्या करता है, वो आपको अमाउंट बताता है 2,55,000 कैश में पे किया है। अब उसके लिए उसको अलहदा से बताने की जरूरत ही नहीं है कि इसका अकाउंट बैलेंस 2.5 लाख से ऊपर है। बताने की जरूरत है और यस और नो। चलो सर इधर ही है ना मेरे साथ। सर जरा बताइएगा मुझे साथ साथ, ये तो नहीं कि आप मेरा और आप में लैग आ रहा है, 5 सेकंड बाद आपको बात समझ आती है। सर जी देखे ना एग्जामिनर पता कैसे प्ले करता है। एग्जामिनर कहता है 2,55,000 रुपए की पेमेंट कैश में की गई है, आप बताएंगे क्या इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। सर अब तीनों कंडीशंस ऑटोमेटिकली पूरी होंगी। अकाउंट बैलेंस भी 2.5 लाख से ऊपर है, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन भी 25,000 से ऊपर है और कैश में पे हो रही, सारी टर्म्स पूरी होती। इस तरह एग्जामिनर करता है। अगर उसने अमाउंट कम लिखी हुई है तो उसे अलाउड एज डिडक्शन जाने दें। हम अपने तौर पे ये अज्यूम नहीं करते कि इसका अकाउंट बैलेंस 2.5 लाख से ऊपर होगा। सर जी बात समझ में आ रही है, ये पॉइंट है, ज़हन में रखिएगा। यूटिलिटी के हवाले से उसने बस अभी यही कहा है जो प्रिस्क्राइब किया जाएगा, कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया। सर ये एक पॉइंट है और ये वाला पॉइंट सेल टैक्स में भी आपको जाके बताना है। ये क्या है सर, जितने % सेल्स अनरजिस्टर्ड पर्सन को करेंगे उतने % एक्सपेंस एज डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। जितने % सेल्स अनरजिस्टर्ड पर्सन को करेंगे, सर कौन सा अनरजिस्टर्ड, जो सेल टैक्स के मुताबिक रजिस्टर्ड नहीं है, जितने % सेल्स अनरजिस्टर्ड पर्सन को करेंगे उतने % एक्सपेंस अलाउड एज डिडक्शन नहीं होगा। इसकी 2-3 शर्तें उसने बड़ी औखी लिख दी हैं। सर शर्त नंबर 1, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल की गई है वो 100 रुपए 100 मिलियन और पर पर्सन होनी चाहिए। 100 मिलियन का मतलब समझते हैं 10 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपए की सेल पर पर्सन होनी चाहिए। दूसरा, ये डिसअलाउंस जो है ये 10% ऑफ द टोटल एक्सपेंस से ज्यादा नहीं होगा। सर इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि अगर आपकी टोटल सेल्स हैं 1,000 मिलियन और आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को कितनी सेल की हैं 200 मिलियन की, तो वो कह रहा है जितने % सेल आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को की है, सर सबसे पहले 200 सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन और 1000 टोटल सेल मल्टीप्लाई बाय एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस था फॉर एग्जांपल आपका 500, तो आपने टोटल एक्सपेंस लिख दिया 500, तो ये कितना हो गया 100 हो गया ना जी। 100 मिलियन ये अलाउड एज डिडक्शन नहीं होगा, लेकिन इसमें कौन सी शर्तें हैं, 2 शर्तें। शर्त नंबर 1
इंडिविजुअल बंदे को पर पर्सन कितनी सेल की हो, कम से कम 100 मिलियन पर पर्सन अनरजिस्टर्ड बंदे को। कंडीशन नंबर 2, ये एक्सपेंस टोटल एक्सपेंस के 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। सर ये तो 20% है। सर जी ये तो 20% है। सर जी 100 डिवाइडेड बाय 500 करेंगे, ये कितना बनेगा? 20%। उसने क्या लिखा हुआ है? डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर दिस क्लॉज शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। सर इस केस में वो कह ये रहा है कि ये 500 मिलियन का टोटल खर्चा था, तो एक्सपेंडिचर मैक्सिमम जो डिसला होगा वो कितना होगा? 50 मिलियन का। हमने कितना कैलकुलेट किया है? 100 मिलियन का। ये डिसलाउ नहीं होगा, बल्कि सिर्फ 50 मिलियन का एक्सपेंस जो है वो अलाउड एज डिडक्शन नहीं होगा। सर ये पिछली से पिछली अटेंड में है, इससे पहले नहीं होता था, बल्कि पिछली अटेंड में है। क्या जितने परसेंट सेल अनरजिस्टर्ड पर्सन को करेंगे उतने परसेंट खर्चा एज डिडक्शन अलाउ नहीं होगा अगर सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है वो 100 मिलियन पर पर्सन की गई है। और अगली बात वो ये भी करता है, हाँ अलबत्ता जो खर्चा डिसअलाउड है वो 10% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर मैंने इसको बड़ी डिटेल में बता दिया है, ज्यूमिंग के शायद बहुत से बच्चों को ये ना पता हो। साइंटिफिक रिसर्च, सर वो वाले खर्चे जो माइनस करने की इजाजत नहीं है, ये डिस्कस कर लिए। अब वो वाले खर्चे जो माइनस करने की इजाजत है, सर साइंटिफिक रिसर्च। सर रिसर्च के बारे में दो ही बातें काम की हैं, एक रिसर्च बिजनेस के मकसद के लिए हो रही हो और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में हो रही हो। पास पेपर में सवाल है, वो कहता है चाइना में रिसर्च हुई है। सर वो वाला खर्चा एज डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। साइंटिफिक रिसर्च की डेफिनेशन की बात करें, वो कहता है खर्चा जो बिजनेस के लिए हुआ है सारा एज डिडक्शन अलाउ होगा, लेकिन 3 तरह के खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं होगी या वो साइंटिफिक रिसर्च में नहीं आएंगे। सर आप कोई डेप्रिशिएबल एसेट खरीदें तो वो रिसर्च एक्सपेंस के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी को प्लॉट बिल्डिंग खरीदें, वो रिसर्च एक्सपेंडिचर के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। दूसरे नंबर पे वो कहता है अगर आपने कोई ऐसी रिसर्च किया जिसके तहत आप नेचुरल डिपॉजिट की एग्जिस्टेंस, लोकेशन, एक्सटेंट और क्वालिटी देख रहे हैं, तो ये वाला खर्चा एज डिडक्शन इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। सर एम्प्लॉय की ट्रेनिंग पर जो भी खर्चा किया जाए वो एज डिडक्शन इनकम में से माइनस करने की इजाजत होती है। सर उसके बाद अगला आ गया प्रॉफिट ऑन डेट। प्रॉफिट ऑन डेट 2-3 बातें हैं सर। प्रॉफिट ऑन डेट की पहली बात, ये एज डिडक्शन अलाउ होता है। पहले तो सिंपल ये वाली बात है, उतना जितना बिजनेस में इस्तेमाल हुआ है, आपने 100 मिलियन का लोन लिया था, 50 मिलियन बिजनेस में इस्तेमाल किया, तो भाई याद रखिएगा फिर 50 मिलियन का इंटरेस्ट एज डिडक्शन अलाउ होगा, पूरे 100 मिलियन का अलाउ नहीं होगा। सर दूसरे नंबर पे एक पॉइंट है स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल वो इदारा है जो आपको रिकवरी करके देता है और पैसे इकट्ठे करके देता है। सर स्पेशल पर्पस व्हीकल, अगर कोई खर्चा, कोई एक्सपेंस आपको पे करना पड़ जाए स्पेशल पर्पस व्हीकल को अपनी अमाउंट रिकवर करने के लिए, तो वो भी एज डिडक्शन अलाउ होता है। तीसरे नंबर पे सर लीज रेंटल की जरा डिस्कशन कर लें। आपके पेपर में बहुत बार आ चुका है ये। सर लीज रेंटल की पता क्या डिस्कशन है? टैक्स वाले के मुताबिक लीज का मतलब है किराए पे देना। हम आम बंदे के मुताबिक लीज का मतलब है अब ये गाड़ी मेरी होगी, मैंने किस्तें देनी है, खत्म। टैक्स वाले के मुताबिक लीज का मतलब है कि आपने ये किराए पे ली हुई है चीज, ये आपकी जाती नहीं है। टैक्स वाले लेसी को ओनर नहीं मानते। सर मैंने गाड़ी किस्तों पे ली है, लेट से मैं लेसी, बैंक लेसर। टैक्स वाले लेसी को ओनर नहीं मानते और टैक्स वाले कहते हैं कि असल में लेसी जो है वो कौन है? ये वो बंदा है जो कि जिसने गाड़ी किराए पर ली हुई है। और जब मैं मालिक ही नहीं हूं तो मुझे आप बताएं टैक्स वाले मुझे डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे? नहीं करेंगे ना। सर जब टैक्स वाले मुझे मालिक ही नहीं मान रहे तो मुझे डेप्रिसिएशन भी अलाउ नहीं करेंगे। यस, तो पहली तो बात है कि वो मुझे डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करेंगे। दूसरे नंबर पे अकाउंटेंट जो है वो कहता है कि मैं मालिक हूं गाड़ी का, और जब वो मालिक बनता है लेसी जो है
अकाउंटेंट के मुताबिक मालिक होता है, और मालिक क्या करता है, डेप्रिसिएशन भी माइनस करता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी माइनस करता है। जबकि टैक्स वाला क्या कहता है, टैक्स वाला कहता है भाई तुम तो मालिक हो ही नहीं, तुम किधर से मालिक बन रहे हो, वो जो डेप्रिसिएशन तुमने अकाउंटिंग प्रॉफिट में से माइनस की है उसको क्या करो, ऐड बैक करो। वो जो इंटरेस्ट एक्सपेंस तुमने अकाउंटिंग प्रॉफिट में से माइनस किया उसको क्या करो, ऐड बैक करो। और टैक्स वाले कहते हैं ठीक है तुमने किराया दिया है, जितना किराया दिया है वो माइनस कर लो, यानी लीज रेंटल जो है वो माइनस कर लो। मीनिंग देयर बाय, अगर आपको न्यूमेरिकल में लीज रेंटल की एडजस्टमेंट है जो बहुत फ्रीक्वेंटली आती है, तो याद रखिएगा लीज अकाउंटिंग प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन पहले ही माइनस हुई होती है, उसको ऐड बैक करना है। इंटरेस्ट एक्सपेंस पहले ही माइनस हुआ था, उसको ऐड बैक करना है। और लेस क्या करना है, लीज रेंटल लेस करने हैं। ये एडजस्टमेंट अपने जेहन में रखिएगा। अब अगली बात, टैक्स वाले कहते हैं जितना लीज रेंटल है सारा माइनस करना है। ये बात पिछली बार नहीं आई है। उसने कहा 25 लाख तक के लीज रेंटल माइनस करने की इजाजत है, इससे ऊपर के नहीं। जब आपकी किस्तें दे रहे थे जब आपकी किस्तें 25 लाख पूरी हो गई बस ठीक है, उससे ज्यादा की किस्त जब आप देंगे तो वो इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। सर 25 लाख तक के लीज रेंटल माइनस करने की इजाजत है। सर ये बात अपने जहन में रखिएगा, ये पिछले अटेम्प्ट में ही आई है और इसी रूटीन में आएगी। आपकी बुक में एक लाइन आइटम ऐड हो गई, पता भी नहीं चलता अगर आप ध्यान से बहुत ज्यादा ना पढ़ रहे हो तो। सर बैड डेट्स, सर जी एक चीज है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। याद रखिएगा टैक्स वाले प्रोविजन से तो नफरत करते हैं। वो कहते हैं ये अनरियलाइज्ड है, इसकी बात ना करो, हम इसको एज डिडक्शन लाओ नहीं करते और इनकम में से माइनस नहीं करेंगे। बैड डेट है उसकी भी तहकीक करते हैं, क्या वाकई बैड है। अच्छा पहले ये बताओ कौन सा बंदा बैड डेट हुआ है, और फिर ये बताओ कि तुमने क्या अपनी बुक्स में अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया है, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया है ये बताओ। और फिर तीसरे नंबर पे ये बताओ कि अगर तुमने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया है तो इस चीज को भी जरा बताओ कि कितनी अमाउंट से रिकॉर्ड किया है बैड डेट अपनी अकाउंटिंग में। भाई वो सारी तहकीक करते हैं और टैक्स वाले ऐसे ही बैड डेट अलाउ नहीं कर देते, इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं दे देते। वो सेटिस्फाई होना अगर कुछ कंडीशन पे फिर है। सबसे पहली बात तो ये है कि वो बैड डेट क्या पहले इनकम में शामिल था? जब आपने सेल की थी तो उसे इनकम में शामिल किया था, अब वो बैड हुआ है तो माइनस कर दें। अगर जब आपने उसको मिसाल के तौर पे आपने किसी को लोन दिया था तो आपने इनकम में शामिल किया ही नहीं था, अब माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने सेल की थी तो आपने इनकम में शामिल किया था और माइनस करने की इजाजत होगी। सर ये बैड डेट क्या अकाउंट्स में भी राइट ऑफ हुआ है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अकाउंटिंग के तहत भी राइट ऑफ हुआ है? दूसरा सर रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव है कि डेट वाकई रिकवरेबल हो गया। सर वो एक हफ्ते से फोन नहीं उठा रहा। अगर कोई डेटर एक हफ्ते से फोन नहीं उठा रहा तो आप मुतमईन हो जाएंगे कि बैड डेट हो गया? नहीं, ये रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं है सर। अक्सर इस फिर तो हर दोस्त ही बैड डेट हो जाए सर, ठीक हो गया। ये नहीं, रीजनेबल ग्राउंड्स होनी चाहिए। और जितनी अमाउंट अकाउंटिंग में ली गई है, जितनी अमाउंट अकाउंटिंग में ली गई है उससे ज्यादा टैक्स वाले माइनस करने की इजाजत नहीं देंगे, मैक्सिमम उतनी जितनी अकाउंटेंट ने माइनस की। और पांचवा पॉइंट, अगर बैड डेट के तौर पे हमने उसे रिकॉर्ड कर लिया और बाद में सब्सिक्वेंटली हमें पैसे रिकवर हो गए तो जब रिकवर हो गए वापस इनकम में ऐड कर लेंगे। ठीक हो गया भाई? अच्छा ये वाली सारी बातें आपके साथ डिस्कस कर ली। अब ये है कि जब आपने बैड डेट के तौर पे उसको रिकॉर्ड किया था तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? जब सब्सिक्वेंटली रिकवर हुए उसका ट्रीटमेंट होगा ए माइनस बी। ए क्या है? सब्सिक्वेंट रिकवरी कितनी हुई है, और बी क्या है? एक्चुअल बैड डेट कितना था जो अकाउंटिंग वालों ने रिकॉर्ड किया था,
और अलाउड बैड डेट कितना था, जितना टैक्स वालों ने रिकॉर्ड किया था। सर आपको भी बताया है, टैक्स वाले अकाउंटेंट से ज्यादा का बैड डेट तो अलाउ नहीं करेंगे, अकाउंटेंट से कम का तो कर सकते हैं ना। यानी अगर टैक्स वालों ने कहा भाई अकाउंटेंट ने 10,000 का बैड डेट रिकॉर्ड किया, हम 8,000 का अलाउ करते हैं, तो होगा क्या, एक्चुअल कितना होगा 10,000 का, अलाउड कितना होगा 8,000 का। सर यहां पे आ जाएगा 2,000। अगर उसी डेट ने अगले साल 5,000 रुपए पे कर दिए तो असल में कितनी वैल्यू आ गई, 3,000। सर ये वो वैल्यू है जो टैक्स वाले क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सब्सिक्वेंट रिकवरी हो तो क्या होता है, सर जी ये वाला पॉइंट पास पेपर में बड़ी मर्तबा आया, सुनिए। सब्सिक्वेंट रिकवरी हो तो सबसे पहले टैक्स ट्रीटमेंट, आपने ये देखना है कितने अमाउंट सब्सिक्वेंटली रिकवर हुए और उसमें से माइनस कर देना है क्या, एक्चुअल कितना बैड डेट था और आपको कितना अलाउ हुआ था। तो भाई जितना सब्सिक्वेंटली रिकवर हुआ और उसमें से लेस कर देंगे एक्चुअल माइनस अलाउड। इसका आंसर अगर प्लस में आया तो टैक्सेबल इनकम में ऐड कर देंगे, माइनस में आया तो माइनस कर देंगे। भाई इतनी बात है, ये एक साइड ऑफ द पिक्चर है। सर इसकी दूसरी साइड बड़ी कीमती है और पेपर में जो आता है अक्सर यही साइड आती है, वो आपको ना अकाउंटिंग प्रॉफिट दे देता है। और अकाउंटिंग प्रॉफिट दे देता है तो आपसे कहता है जनाब अब आप बताएं टैक्स प्रॉफिट। आप मुझे बताएं अकाउंटिंग प्रॉफिट में जो अकाउंटेंट ने कहा हुआ है बैड डेट, क्या वो माइनस हुआ होगा या नहीं हुआ होगा ना माइनस, उसका करना क्या है सुनना। यार होना तो चाहिए था। यार मैंने पूरा वो फॉर्मेट बनाया था, मुझे लग रहा है वो भी डिस्कार्ड हो गया। कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा बना देता हूं। परेशान ना होइए, आपका नुकसान नहीं होने दूंगा मैं। सर जी काम की बात है इसलिए मैं सोच रहा हूं कि इसको करवा ही देंगे। देखेंगे स्क्रीन है, इस पे मैंने बनाया था ऑलरेडी। सर जी काम की बात है, ये सुन लीजिएगा, चूंकि पास पेपर में 2 से 3 बार एडजस्टमेंट यही वाली आई है। अगर ईयर 1 हो, पहला साल हो, तो क्या हुआ, अकाउंटिंग प्रॉफिट में ऑलरेडी ऐड होगा। आप पता क्या कर देंगे, अकाउंटिंग प्रॉफिट में अकाउंटिंग प्रॉफिट में से बैड डेट माइनस हुआ होगा ना। सर अकाउंटिंग बैड डेट जो है वो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और टैक्स के मुताबिक अलाउड बैड डेट जो है वो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर। मसला पता किधर आता है, यहां पर आपका टैक्स प्रॉफिट आ गया। मसला उधर आता है जब अगला साल था और सब्सिक्वेंट रिकवरी भी थी। ये बच्चों का बहुत कॉमन सवाल है, वो कहते हैं सर अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर सबसे पहला काम यह करना है कि अकाउंटेंट ने सब्सिक्वेंट रिकवरी करते वक्त क्या किया होगा। अकाउंटेंट ने सब्सिक्वेंट रिकवरी होगी, एंट्री की होगी डेबिट कैश क्रेडिट बैड डेट रिकवर, यानी उसको इनकम में शामिल किया होगा। यस और नो। सबसे पहला काम ये करना है उसको रिवर्स करना है, लेस कर देंगे सब्सिक्वेंट रिकवरी। और स्टूडेंट को यही नहीं समझ आता कि सर ये माइनस क्यों हो रहा है, और ये इसलिए माइनस हो रहा है कि पहले अकाउंटिंग प्रॉफिट में ऑलरेडी ऐड हो चुका हुआ। ये पहले तो इसको रिवर्स करेंगे, उसके बाद देखेंगे ए माइनस बी का आंसर क्या आ रहा है। अगर ए माइनस बी का आंसर माइनस में आए तो यहां पर लेस कर देंगे, और अगर ए माइनस बी का आंसर प्लस में आए तो यहां पर ऐड कर देंगे। बस ये 2 बातें। और अगली बात, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो तो उसको क्या करना है, उसको हमेशा ऐड करना है। अकाउंटेंट ने माइनस की होगी ना प्रोविजन, आपने ऐड बैक कर देनी, चूंकि टैक्स वाले प्रोविजन को तो मानते ही नहीं है, बीइंग अनरियलाइज्ड। ले सर ये वाली सारी एडजस्टमेंट्स मैंने डिस्कस कर ली आपके साथ।
सर डेप्रिसिएशन की कुछ बातें पहले करूंगा, स्पेकुलेटिव मैंने दरमियान से स्किप किया है। देखता हूं अभी जो इस वक्त सीन लग रहा है वो तो ये लग रहा है कि मैं ये कंप्लीट करूं, उसकी वीडियो शेयर करूंगा। सर डेप्रिशिएबल एसेट एंड जनरल प्रिंसिपल रिलेटिंग टू डेप्रिसिएशन। सर जी पहली बात तो ये डेप्रिशिएबल एसेट कौन सा होता है? बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, 1 साल से ज्यादा के लिए काम आए, वेयर एंड टेयर की से वैल्यू कम हो, अगर ये शर्तें पूरी हो गई तो वो डेप्रिशिएबल एसेट होगा। सर डेप्रिशिएबल एसेट अगर कोई एसेट है जो कि अगर कोई एसेट है जो एज डिडक्शन अलावा या कोई खर्चा किया गया जो एज डिडक्शन अलावा, जाहिर बात है फिर तो वो एसेट होगा ही नहीं और वो डेप्रिशिएबल एसेट भी नहीं कहलाएगा। सर डेप्रिशिएबल एसेट के रेट याद करने की जरूरत नहीं, पेपर में दिए होंगे, आसान है बता देता हूं। बिल्डिंग पे 10, आईटी पे 30, बाकी सब पे 15। फिर भी एक बार कॉन्फर्म कर लीजिएगा, पेपर में लास्ट शीट पर रेट्स दिए होते हैं। काम की बात 2021 टैक्स ईयर 2021 में जो एसेट खरीदा है सर डेप्रिसिएशन, याद रखिएगा डेप्रिसिएशन जो है वो WDV मेथड के तहत लगती है, WDV मेथड के तहत लगती है, स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत नहीं लगती। स्ट्रेट लाइन ये होता है 100 रुपये, हाँ ये 1 2 3 4 5, ये ईयर 1, ये ईयर 2, ये ईयर 3, ये ईयर 4, ये ईयर 5। स्ट्रेट लाइन इस तरह होता है। सर डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेस पे नहीं लगती, बल्कि किस बेस पे लगती है? WDV की बेस पे लगती है। इसका मतलब ये पहले साल तो 20 होगा, अगले साल 80 का 20% लेंगे, उससे अगले साल 80 का 20% कितना है? 16, उसके बाद 64 का 20% लेंगे। सर जी बात समझ में आ रही है? तो डेप्रिसिएशन टैक्स वाले स्ट्रेट लाइन बेस पे नहीं लेते बल्कि WDV बेस पे लेते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा बात। और दूसरे नंबर पे फुल इन द ईयर ऑफ परचेज, नील इन द ईयर ऑफ सेल, ये टैक्स का पेट रूल है, फुल ईयर नील ईयर। डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, कॉस्ट पर चार्ज करते हैं, WDV मेथड के तहत चार्ज करते हैं, फुल ईयर नील ईयर, फुल ईयर नील ईयर बेसिस जो है वो यूज करते हैं। हाँ इस रूल की एक्सेप्शन है ये वाला पॉइंट, अगर आपने टैक्स ईयर 2021 में कोई एसेट खरीदा है, टैक्स ईयर 2021 में एसेट खरीदा है तो 50% इन द ईयर ऑफ परचेज होगा और 50% इन द ईयर ऑफ सेल होगा जब उसे बेचा जाएगा। 2021 में अगर कोई एसेट खरीदा है तो 50% इन द ईयर ऑफ परचेज होगा और 50% इन द ईयर ऑफ सेल होगा। सर अगर कोई एसेट पुराना पड़ा हुआ है और उसे बेच दिया है तो कुछ भी। सर जी इसका आसान टिप बता दूं, अगर 2021 में खरीदा गया एसेट बाद में बेचा गया तो 50% इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल होगा। नॉर्मली अगर 2019 में एसेट खरीदा है 2021 में बेचा है तो याद रखिएगा 2019 में फुल इन द ईयर ऑफ परचेज कर लिया था तो 2021 में नील इन द ईयर ऑफ सेल होगा। सर यानी जब परचेज के वक्त आपने 100% डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी तो सेल के वक्त डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। अगर परचेज के वक्त 50% डेप्रिसिएशन चार्ज की है तो सेल के वक्त भी 50% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कब परचेज के वक्त 50% डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं? जब एसेट 2021 में या उसके बाद खरीदा जाए, यानी एसेट जब 2021 में या उसके बाद खरीदा जाएगा तो 50% इन द ईयर ऑफ परचेज डेप्रिसिएशन चार्ज होगी और 50% इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। अच्छा जनाब अगली बात, सर ये तो आपको पता है कि टोटल डेप्रिसिएशन कॉस्ट से ज्यादा नहीं हो सकती और ये बात भी आपको पता है कि अगर सेल प्रोसीड ज्यादा हो और कॉस्ट WDV कम हो तो गेन आएगा और वो टैक्सेबल होगा। अगर सेल प्रोसीड कम हो और WDV ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा? लॉस आ जाएगा जो अलाउड एज डिडक्शन होगा। सर ये वाली बात भी आपके साथ डिस्कस हो गई। मैंने आपके साथ 4 की पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। सर 4 की पॉइंट्स हैं, मुझे नहीं याद आ रहा कि पिछली 6 अटेम्प्ट्स में से कभी पेपर बना हो और इन 4 पॉइंट्स में से कोई एक टेस्ट ना हुआ हो। तो सर जरा मेरे साथ रहिएगा।
4 की पॉइंट्स हैं सर। पॉइंट नंबर 1, अगर एक एसेट पार्टली फॉर बिजनेस और पार्टली फॉर नॉन बिजनेस यूज हो रहा हो, यानी एक एसेट है वो था 1 मिलियन का, ये 60% बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है और 40% नॉन बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट ये, डेप्रिसिएशन कितनी अलाउ होगी? जितने परसेंट बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है। सर डेप्रिसिएशन थी लेट से 1 लाख, 10% के हिसाब से 1 लाख। सर इस 1 लाख का 60% कितना बना? 60,000। सर ये अलाउड एज डिडक्शन होगा और 40% अलाउड एज डिडक्शन नहीं। सर जब हम एसेट को कैरी कर रहे हैं, एसेट को लेके चल रहे हैं, तो इसकी WDV कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे करेंगे जैसे ये एसेट होली इन बिजनेस इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब यह है कि 1 लाख रुपए 1 मिलियन में से लेस क्या होगा? वो डेप्रिसिएशन जो अलाउड है और वो डेप्रिसिएशन जो अलाउड नहीं है, सारी डेप्रिसिएशन माइनस होगी WDV कैलकुलेट करते वक्त। ऐसे जैसे ये एसेट होली इन बिजनेस इस्तेमाल हो रहा है, यानी पूरा 1 लाख माइनस कर देंगे और फिर इस पर लेंगे 10%। सर कितना बना? 9 लाख का 10% 90,000। सर ये 90,000 का 60% अलाउड एज डिडक्शन होगा, जो कितना बनेगा? 54,000, और 90,000 का 40% अलाउड एज डिडक्शन नहीं होगा, जो बनेगा 36,000। ठीक हो गया? तीसरी बात सर, तीसरी बात, जब ये एसेट डिस्पोज होगा, जब ये एसेट डिस्पोज होगा तो हम WDV ऐसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे WDV कैलकुलेट करेंगे तो ऐड बैक कर देंगे वो डेप्रिसिएशन जो अलाउड एज डिडक्शन नहीं थी। सर इस केस में 30 साल में लेट से ये एसेट डिस्पोज हो गया, तो सर आपकी WDV थी, सर आपकी WDV कितनी थी? 8,10,000। इसमें ऐड बैक कर देंगे वो डेप्रिसिएशन जो अलाउड एज डिडक्शन नहीं थी। सर कितनी? 40,000 प्लस 36,000, कितना हो गया? 76 और 8 10 886,000। सर आपकी WDV इंक्रीज हो जाएगी इस अमाउंट से, 886,000 से, और इसके बाद उसने कहा ये जो इंक्रीज हो गई है, आपने लेट से बेचा अगर 9 लाख रुपए का, तो WDV आएगी 886,000। सर जी कितने का गेन आ गया? 14,000 का गेन आ गया, और ये टैक्सेबल होगा अंडर दैट इनकम फ्रॉम बिजनेस। मैंने आपको 3 पॉइंट बताने की कोशिश की है सबसे पहले एरिया के अंदर। जब एसेट पार्टली फॉर बिजनेस और पार्टली फॉर नॉन बिजनेस इस्तेमाल हो रहा था, तो डेप्रिसिएशन जितने परसेंट बिजनेस में इस्तेमाल होता है उतने परसेंट अलाउ होगी। बात नंबर 1। बात नंबर 2, जब एसेट पार्टली फॉर बिजनेस और पार्टली फॉर नॉन बिजनेस इस्तेमाल हो रहा था, तो WDV ऐसे कैलकुलेट करेंगे जैसे वो एसेट फुल्ली बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा था। पार्ट नंबर 3, जब एसेट को बेच दिया, WDV डिस्पोजल के केस में कैलकुलेट करेंगे, तो WDV के अंदर ऐड कर देंगे वो वाली डेप्रिसिएशन जो नॉट अलाउड एज डिडक्शन थी। ठीक हो गया? ये 3 बातें हैं। सर जी बिल्कुल सेम यही केस इंटेंजिबल के लिए भी है, सिर्फ थोड़ा सा आपको बताने लगा हूं। सर मैं साथ साथ अब इंटेंजिबल के ज़हन में भी आया। सर इंटेंजिबल के केस में पता क्या होगा? ये वाला जो ऐड बैक किया ना वापस, डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड, वो नहीं होगी। ये नहीं होती किस केस में? इंटेंजिबल एसेट्स के केस में। टेंजिबल के केस में ऐड बैक करते हैं, इंटेंजिबल के केस में नहीं करते। सर ये वो पहला पॉइंट था जो मैंने आपको कहा था कि आपके साथ डिस्कस करना है 4 में से। सर एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट सर, दूसरा पॉइंट है व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर। सर एक व्हीकल जो प्लाइंग फॉर हायर नहीं होती। सर व्हाट इज प्लाइंग फॉर हायर? वो इदारा जिसके लिए प्लांट एंड मशीनरी की है, जिसके लिए व्हीकल की हैसियत एक प्लांट एंड मशीनरी की हो, जो रेवेन्यू जनरेट करती हो,
उसके लिए उसको कहते हैं व्हीकल प्लाइंग फॉर हायर। रेंट ए कार वाले के लिए व्हीकल प्लाइंग फॉर हायर है, डेवो के लिए व्हीकल प्लाइंग फॉर हायर है, फैशन मोर के लिए व्हीकल प्लाइंग फॉर हायर है, टीसीएस वालों के लिए व्हीकल प्लाइंग फॉर हायर है। ठीक हो गया। अच्छा, ऑन द अदर हैंड वो इदारा जिसके लिए व्हीकल प्लांट एंड मशीनरी की हैसियत नहीं रखती, मिसाल के तौर पे आई कैप ने व्हीकल रखी है स्टूडेंट को पिक एंड ड्रॉप देने के लिए, तो आई कैप जो है उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम स्टूडेंट को पिक एंड ड्रॉप देना नहीं है, उसके लिए वो नेस्ले वालों के लिए व्हीकल प्लाइंग फॉर हायर नहीं होगी, क्योंकि उनका मेन मकसद और मेन बिजनेस इससे पैसा कमाना नहीं है। सर जी, अगर ये बात आपको समझ में आ गई व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर वाली, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर के लिए 25 व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर के लिए उसने कहा कि व्हीकल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 2.5 मिलियन, और वो कहता है व्हीकल की मैक्सिमम वैल्यू 2.5 मिलियन हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। सर इसका मतलब यह है टैक्स वाले जो डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे वो कितने पे करेंगे? आपने 4 मिलियन की गाड़ी खरीदी लेकिन टैक्स वाले डेप्रिसिएशन किस अमाउंट पे अलाउ करेंगे? 2.5 मिलियन पे डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे। यहां तक तो बात समझ आ गई। अगला पॉइंट यह है कि अगर वो बेच दिया, अगर वो गाड़ी बेच दी, गाड़ी खरीदी थी 4 मिलियन की और गाड़ी बेच दी 3.2 मिलियन की, तो सवाल ये पैदा होता है फिर इस केस में गेन एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका जवाब ये है, हम सेल प्रोसीड कैलकुलेट करेंगे एक फॉर्मूले से। वो क्या है? अलाउड कॉस्ट ओवर एक्चुअल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय WDV, मल्टीप्लाई बाय सेल प्रोसीड, सॉरी सर। इससे आप कैलकुलेट कर लेंगे सेल प्रोसीड, सेल प्रोसीड में से लेस कर देंगे हम कॉस्ट, सेल प्रोसीड में से लेस कर देंगे WDV, कहना चाहिए था मुझे, मैंने कॉस्ट कह दिया। सर सेल प्रोसीड में से लेस कर देंगे WDV। अब ये जो WDV कैलकुलेट हुई होगी ये एज्यूम कर रहा होगा कि हमारी कॉस्ट क्या है 2.5 मिलियन, और इसमें से लेस कर देंगे हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर सर मैं बात अपनी कर चुका, एक बार दोहरा के आगे निकल रहा हूं। अगर व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर हो, पॉइंट नंबर 1, उसकी कॉस्ट टैक्स वालों के मुताबिक कितनी होगी? 2.5 मिलियन से ज्यादा नहीं होगी। टैक्स वाले जो डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे वो 2.5 मिलियन के मुताबिक करेंगे। अगर वो वाली गाड़ी जो 4 मिलियन की खरीदी थी और वो 3.2 मिलियन की बेच दी, तो गेन लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे सेल प्रोसीड एज पर टैक्स लॉस, जिसका फॉर्मूला क्या है? अलाउड कॉस्ट यानी 2.5 मिलियन, एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 4 मिलियन, सेल प्रोसीड 3.2 मिलियन। सर ये कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? सेल प्रोसीड एज पर टैक्स रूल आ जाएगी, इसमें से लेस कर देंगे WDV, तो आपके पास गेन या लॉस आ जाएगा। सर व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर, ये दूसरा पॉइंट था जो मैंने आपको कहा कि जी बहुत सिग्निफिकेंट है, जिसको आपको तैयार करना चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट, सर तीसरा पॉइंट जो बहुत सिग्निफिकेंट है सर जी, स्टेप नंबर 1, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। स्टेप नंबर 2, सेल प्रोसीड ग्रेटर देन इनिशियल अलाउंस। क्या होता है? एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होगा। फर्नीचर एंड फिक्सचर एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होगा। प्लांट एंड मशीनरी जो प्रीवियसली पाकिस्तान में इस्तेमाल हुआ है, ये प्रीवियसली पाकिस्तान में इस्तेमाल हुआ है यानी सेकेंड हैंड है, यूज्ड है, ये एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होगा। सर पॉइंट नंबर 3, प्लांट एंड मशीनरी इन रिलेशन टू विच a deduction has been allowed for the entire cost of asset in a tax year in which the asset। सर अगर कोई ऐसा प्लांट एंड मशीनरी है जो पहले ही एज डिडक्शन ला हो गया, सर वो तो एसेट ही नहीं है, वो तो वहीं पे ही खत्म हो गया। सर ये चारों चीजें एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होंगी। सर जो एसेट एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है उसका मतलब क्या है? ये चारों एसेट
हमने कहा ये चारों एसेट एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होंगे, और जो एसेट एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है उसका मतलब यह कि इस पर इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा। सर व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर फर्नीचर एंड फिक्सचर प्लांट एंड मशीनरी जो सेकंड हैंड हो और जो पहले ही एज रिडक्शन ना हो जाए। सर इनिशियल अलाउंस कितना मिलता है? एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो पाकिस्तान में एसेट इस्तेमाल हो रहा है उस पर मिलता है कितना? 25%। कॉस्ट ऑफ द एलिजिबल डेप्रिसिएशन, सर कॉस्ट क्या होगी? ये ऑर्डिनेंस के असूलों के मुताबिक तय करेंगे। और लेसर और लेसी, सर लेसर याद रखिएगा, जब टैक्स वाले मानते ही नहीं है लेसी को मालिक, तो टैक्स वाले किसको मालिक मानते हैं? लेसर को। तो लेसर को ही डेप्रिसिएशन भी अलाउ करते हैं और लेसर को ही इनिशियल अलाउंस भी अलाउ करते हैं अगर वो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट हो तो। सर ये बात भी कंप्लीट हो गई। इनटेंजिबल एसेट वो एसेट होता है जो 1 साल से ज्यादा के लिए इस्तेमाल हो, बिजनेस के अंदर इस्तेमाल हो, यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा हो। सर मींस का लफ्ज आ रहा है, मींस का मतलब होता है कि सिर्फ यही आइटम्स हैं, इसके अलावा और कोई आइटम नहीं है। सर ये सारे आपने याद कर लेने ताकि आपको ये पता चल जाए कि इसके अलावा कोई और, अगर इसके अलावा कोई और बात करे तो वो इंटेंजिबल एसेट नहीं होगा। जिसकी यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है उस पर अमाउंटाइजेशन अलाउ होती है। सर अमाउंटाइजेशन किस तरह कैलकुलेट करते हैं? सर कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। अब इसमें नेक्स्ट लेवल ये है कि अगर वो एसेट पूरा साल इस्तेमाल नहीं होता रहा तो फिर नंबर ऑफ डेज की बेस पर करते हैं, नंबर ऑफ डेज जो यूज हुए और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। सर ये बातें काम की। अब सवाल ये कि यूजफुल लाइफ कितनी होगी? सर वो कहते हैं पहले ये बताएं 25 साल से ज्यादा है? नहीं, पहले ये बताएं डिटर्मिनेबल है या नॉट डिटर्मिनेबल। अगर डिटर्मिनेबल है तो फर्दर बताएं अप टू 25 ईयर्स है या अबव 25 ईयर्स है। सर अगर तो डिटर्मिनेबल ही नहीं है, अगर तो डिटर्मिनेबल ही नहीं है तो फिर तो इसकी वैल्यू कितनी ली जाएगी? 25 ईयर्स। और अगर 25 ईयर्स से ज्यादा है तो भी कितनी वैल्यू समझी जाएगी? यूजफुल लाइफ 25 ईयर्स। और अगर डिटर्मिनेबल है तो कितना समझा जाएगा? अप टू एक्चुअल। अगर आप डिटर्मिन कर सकते हैं और वैल्यू 25 साल से कम है तो कितनी वैल्यू लेंगे? एक्चुअल लेंगे। बस ये याद रखिएगा। आई कैप ने एक एग्जांपल में 30 साल बताई थी वैल्यू और उसमें हमने कितना लेना था? 25 साल लेना था। और एक बार 10 साल बताई है तो 10 साल ही लेना है। अगर अनडिटर्मिन्ड है तो भी 25 साल, और 30 साल बताई है तो भी 25 साल। सर ये कुछ बातें इंटेंजिबल के बारे में थी जो आपके साथ डिस्कस कर ली। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर की बात रह गई। इसके अंदर बाकी कई बातें और हैं। गेन लॉस ऑन डिस्पोजल इंटेंजिबल का बिल्कुल वैसा ही है जैसे टेंजिबल का है। और अगर एक क्या कहते हैं बिजनेस और नॉन बिजनेस दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहे हो तो भी वही वाली ट्रीटमेंट है। मैंने आपको उसके हवाले से पहले ही बता दिया। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, प्री कहते हैं पहले, कमेंसमेंट कहते हैं शुरू करने को। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो कारोबार शुरू करने से पहले किए जाते हैं, उनको प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। सर अगर इनका फायदा में 1 साल से ज्यादा होना हो तो हम क्या करते हैं? हम ये एज डिडक्शन अलाउ नहीं होते बल्कि इसको 20% के हिसाब से एज डिडक्शन स्ट्रेट लाइन बेसिस पर अलाउ कर दिया जाता है। सर
कारोबार शुरू होने से पहले 100 रुपए का खर्चा किया, तो सर अगर उसका फायदा 1 साल से ज्यादा था तो अगले 5 साल तक क्या कर देंगे? इस तरह स्ट्रेट लाइन बेसिस पर अलाउ एज डिडक्शन हो जाएगा। इकट्ठा 100 रुपए एज डिडक्शन अलाउ नहीं होगा आसान अल्फाज में। सर प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर होते कौन से हैं? सर फिजिबिलिटी स्टडी बनाने की कॉस्ट, प्रोटोटाइप बनाने की कॉस्ट, ट्रायल प्रोडक्शन। सर एक बार उसने जो है फिजिबिलिटी स्टडी वाला सवाल पास पेपर में पूछा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस बार कंस्ट्रक्शन या प्रोटोटाइप के हवाले से सिनेरियो बनाए। आपने भी जानना है कि ये प्री कमेंसमेंट है और आपको पता होना चाहिए कि ये पूरा एज डिडक्शन लाओ नहीं होना, बल्कि इसका 20% एज डिडक्शन लाओ होना। सर एसेट को डिस्पोज करने की डिस्कशन हमने बड़ी डिटेल में कर ली जी भाई। अच्छा सर कॉस्ट ऑफ द एसेट, कॉस्ट ऑफ द एसेट। सर एसेट, अब एसेट की कॉस्ट मालूम करना बड़ा जरूरी होता है। वो इसलिए कि एसेट की कॉस्ट पता होगी तो आप उस पर रेट अप्लाई करेंगे ना। एसेट की कॉस्ट पता होगी, आप उस पर रेट अप्लाई करेंगे और रेट अप्लाई करने के बाद आप डिटरमिन कर पाएंगे कि कितनी डेप्रिसिएशन बनती है। सर जी अगर आपने एसेट खरीदा था तो जितने का खरीदा वो कॉस्ट है। अगर आपने एसेट खरीदा और उसके एवज पैसे नहीं दिए बल्कि कुछ पैसे दिए और कुछ अपना ही एसेट दिया, तो जो एसेट आपने खरीदा उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। सर उसने कहा कंसिडरेशन गिवन विच शैल इंक्लूड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन इन काइंड। जो एसेट आपने एक एसेट लिया और उसके एवज आपने एक एसेट दिया, जो एसेट आपने दिया उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। अच्छा ऐसा भी हो सकता है आपने एक कार, एक वैगन थी और एक कल्टस थी, आपने कल्टस दे दी और वैगनार ले ली। अब वैगनर जो आपने लिया है इसकी कॉस्ट क्या होगी, सवाल ये पैदा होता है। तो इसका जवाब है जो कल्टस आपने दी है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू प्लस अगर कोई पैसे दिए तो वो शामिल कर लेंगे, और अगर पैसे लिए हैं तो माइनस कर देंगे। तो भाई अगर कोई पैसे आपने पे किए हैं तो ऐड कर देंगे, कोई पैसे आपने वसूल किए हैं तो लेस कर देंगे। मेन पॉइंट ये है कि आपने वैगनआर ली है और कल्टस दी है, जो कल्टस आपने दी है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू प्लस माइनस कैश अगर आपने लिया या दिया है। सर जी बाज़ औक़ात आपको एसेट अपने इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए इसको ऑल्टर करना पड़ता है, इंप्रूव करना पड़ता है। जो खर्चा होगा वो कॉस्ट ऑफ द एसेट में शामिल होगा। सर आपने गाड़ी अपने नाम रजिस्टर कराई है, इंसिडेंटल एक्सपेंस है, ये भी कॉस्ट ऑफ द एसेट में शामिल होगा। अगर एक एसेट पर्सनल यूज में था उसे बिजनेस में इस्तेमाल कर लिया तो समझा जाएगा ये भी एक्विजिशन है। किस वैल्यू पे? फेयर मार्केट वैल्यू पे, जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी। सर जी उसके बाद आगे चलते हैं। अगर एसेट आपने कंस्ट्रक्ट किया या प्रोड्यूस किया, सर बिल्डिंग हो सकती है, तो जो बिल्डिंग आपने कंस्ट्रक्ट किया उसकी वैल्यू क्या होगी? सर उसकी वैल्यू वही होगी जितनी कॉस्ट इनकर हुई है उसको बनाने में। बाज़ औक़ात आपको पुरानी एक मंजिला बिल्डिंग मिल गई, आपने उसके ऊपर 2 मंजिलें और बनानी थी, जो ऑल्टर करने में और इंप्रूवमेंट करने पर खर्चा आया वो भी क्या हो सकता है, वो भी कॉस्ट में शामिल होगी। आपके पास एक मंजिला बिल्डिंग थी, आपने एक मंजिल को पहले गिराया और बेसिस से दोबारा बेसमेंट बना के ऊपर बिल्डिंग बनाई, जितना पैसा डिस्पोजल पे लगा वो भी कॉस्ट ऑफ द एसेट में शामिल होगा, और जितना नया पैसा लगा इमारत बनाने में वो सारा कॉस्ट ऑफ द एसेट में शामिल होगा। सर जी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 बार पास पेपर में आ चुका है, लेसी हैं आपको। लेसी हैं आप और किस्तें सारी अदा कर दी हैं आपने, गाड़ी अब आपको मिल गई है, उसकी कॉस्ट क्या होगी?
सर फेयर मार्केट वैल्यू नहीं होगी, रेजिडुअल वैल्यू होगी, याद रखिएगा। सर इसको कहते हैं मेच्योरिटी पे, सारी किस्तें अदा कर दी हैं, मेच्योरिटी पे आपको जो गाड़ी आपको मिली उसकी वैल्यू क्या होगी, रेजिडुअल वैल्यू। अच्छा अगर अभी किस्तें पूरी नहीं हुई थी, टोटल 60 किस्तें थी, अभी 15 किस्तें हुई, आपने बारगेन परचेज प्राइस देके, वो पैसे देके गाड़ी ले लिए, सर ये जो बारगेन परचेज प्राइस आपने पे किया है ये एसेट की कॉस्ट होगी सर। सर अगर एसेट डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी है, बड़ी ध्यान से ये वाला पॉइंट समझना, ये आ चुका है पेपर में, पिछली से पिछली टेंट में भी आया और उससे पहले भी एक बार आया, और मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये पॉइंट आपको थ्योरेटिकली भी याद होना चाहिए और न्यूमेरिकली भी। सर जी जरा देखिएगा, अगर डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी है, आपने एक एसेट खरीदा और $1000 का वो एसेट खरीदा, आपने वो एसेट $1000 का खरीदा लोन लेकर, डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से एसेट की WDV भी बढ़ जाएगी, और एसेट की WDV बढ़ने की वजह से आपकी डेप्रिसिएशन पर भी फर्क पड़ेगा, डेप्रिसिएशन भी बढ़ जाएगी। और अगर आपने एसेट खरीदा है और डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन लोन लेके खरीदा और डॉलर की कीमत कम हो गई जब आपने पेमेंट की, तो एसेट की WDV भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उसकी वजह से आपकी डेप्रिसिएशन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सर ये वाला पॉइंट है, इसको अच्छे से तैयार कीजिए। एक एसेट आपने बल्क में खरीद लिया, ए और बी दोनों एसेट आपने खरीद लिए, तो सवाल यह है कि ए और बी की अलग-अलग कॉस्ट क्या होगी। सर आपने ए भी खरीदा प्लस बी, ये दोनों खरीद लिया $100 का। अब सवाल ये कि ए कितने का है और बी कितने का है, इसको डिटरमिन करना है। तो भाई हम देखेंगे जिस वक्त खरीदा, फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, जिस वक्त खरीदा उस वक्त की फेयर मार्केट वैल्यू की बेस पर अपोर्शन करेंगे। सर मिसाल के तौर पे ए की वैल्यू थी 55 और बी की वैल्यू थी मिसाल के तौर पे 50, तो अब आपको यह पता चलाना है कि ए की कॉस्ट क्या होगी, तो आप पता क्या करेंगे, ए की कॉस्ट होगी 55 डिवाइडेड बाय 105, इससे आपको ए की कॉस्ट मिल जाएगी। ए की कॉस्ट आपने पता कैसे निकाली है, अपोर्शनमेंट करके। सर आपने अपोर्शन किया है, द पार्ट ऑफ where a part of an asset is disposed by the person, the cost of the asset shall be apportioned between the part of asset retained and the part of asset disposed in accordance with the fair market value at the time of acquisition. फेयर मार्केट वैल्यू एक्विजिशन के टाइम पे जो थी उस बेस पर अपोर्शनमेंट करके आपने ए और बी की अलग-अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। सर जी अगर आपने वैल्यू आपकी डिटरमिन होनी है, मेरा ख्याल है 2 पॉइंट्स, हाँ 2 पॉइंट्स है, वैल्यू डिटरमिन होनी है आपके एसेट की किस बेस पर, आपने 10 लैपटॉप ठीक करके दिए एक बंदे को, और उसने आपको उस लैपटॉप ठीक करने के बदले में क्या दिया, उसने लैपटॉप ठीक करने के बदले में आपको एक लैपटॉप दे दिया। अब सवाल यह कि इस एसेट की वैल्यू क्या होगी, 10 लैपटॉप ठीक करने के बराबर जो सर्विस चार्जेस है ना, वो कॉस्ट होगी इस लैपटॉप की। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा ये वो बात कर रहा है, वो कहता है वेयर एन एक्विजिशन ऑफ एन एसेट बाय द पर्सन इज डिराइव्ड फ्रॉम द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, जो पैसे आपने कमाने थे वो चार्जेबल टू टैक्स थे ना, तो वो कहता है कॉस्ट ऑफ द एसेट क्या होगी, वो अमाउंट जो चार्ज टू टैक्स है। और सिमिलरली एग्जाम्प्ट के केस में भी बिल्कुल यही बात है, वो अमाउंट जो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी। सर जी कॉस्ट ऑफ द एसेट में याद रखिएगा कमीशन
ग्रांट सब्सिडी रिबेट कमीशन, सरकारी तौर पे जो भी ग्रांट सब्सिडी मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से वो कॉस्ट में शामिल नहीं होती। आपने 100 मिलियन की मशीन इंपोर्ट की है, 10 मिलियन की गवर्नमेंट ने आपको क्या दे दिया है, ग्रांट दे दिया है, वो लेस कर देंगे, 9 मिलियन आपकी कॉस्ट, 90 मिलियन आपकी कॉस्ट होगी, और इसके मुताबिक आपका इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन होगा। सर जी ये वाली बात भी आपको समझ आ गई। आज की आखिरी बात है कंसिडरेशन रिसीव्ड, कितने पैसे वसूल किए, कंसिडरेशन जो रिसीव की है वो क्या होगी। सर जी याद रखिएगा हमेशा फेयर मार्केट वैल्यू होती है, हमेशा फेयर मार्केट वैल्यू ही होती है। सर अगर एक एसेट लॉस हो गई या डिस्ट्रॉय हो गया है तो जितना आपको इंश्योरेंस वालों ने दिया है वो कंसिडरेशन होगी। बाज़ औक़ात तो आप अदालत में चले जाते हैं और बाज़ औक़ात अदालत के बगैर काम हो जाता है। मैं गाड़ी पे जा रहा था, सामने एक बंदा है, एक्सीडेंट हो गया, उसने मुझे कहा कि ये नुकसान इतना हो गया है, 12 लाख का नुकसान हो गया। मैं कहा तुम्हारी गाड़ी कितने की, उसने कहा 25 लाख की। मैंने 25 लाख का चेक काट दिया उसके लिए। यार 2 मिनट ठहर जाओ, उसके लिए कंसिडरेशन रिसीव क्या होगी, उसके लिए कंसिडरेशन रिसीव क्या होगी, उसके लिए कंसिडरेशन होगी फेयर मार्केट, जो मैंने उसको सेटलमेंट के वक्त पे किया है। सर जी डन हो गया। इंश्योरेंस पॉलिसी क्या हुआ, अच्छा जी 2 मिनट बस। इंश्योरेंस पॉलिसी ने जो पैसे दिए वो इंडेमनिटी, वो जुडिशियल डिसीजन जो कि अदालत ने फैसला किया, वो जो पैसे आपको अदालत के फैसला करने पर मिले या सेटलमेंट करने पर मिले, ये सेटलमेंट की बात थी जो आपने तालियों में उड़ा दी। ये बात याद रखिए, इसको कहते हैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, ठीक हो गया। और तीसरे नंबर पे इंश्योरेंस पॉलिसी, द कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम एन एसेट ट्रीटेड एज डिस्पोज व्हेन अप्लाइड टू पर्सनल यूज। सर अगर आपने कोई बिजनेस एसेट पर्सनल यूज कर लिए तो ये भी डिस्पोजल है, और कंसिडरेशन क्या होगी, फेयर मार्केट वैल्यू होगी। सर अगर और अगली बात ये है सर, 2 से ज्यादा एसेट इकट्ठे बेच दिए, तो जिस तरह इकट्ठे खरीदे थे तो पोर्शन किया था ना फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ परचेज, इसी तरह ये इकट्ठे बेचे हैं तो फिर पोर्शन करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल। नहीं सर ये डिस्कशन थी, मैंने कोशिश की मैक्सिमम करवा दूं। थैंक यू। इसके साथ ही टैक्स का डे 2 जो है वो कंक्लूड हो रहा है। जो चीज़ मैंने नोट की लेक्चर में, सर के लेक्चर में जो चीज़ जो ख़ास है सर का, वो ये है कि जिस डिटर्मिनेशन से और जिस जोश से लेक्चर शुरू करते हैं वक्त के साथ साथ वो कम नहीं होता बल्कि बढ़ता चला जाता है। जो मटेरियल सर ने कल दिया था वो अपलोड हो चुका हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा, यूज़ किया होगा। और उस तरीके से जो आज का मटेरियल अपलोड हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और जो टेस्ट था वो उसकी की जो है वो भी हम आज शेयर कर देंगे होपफुली, ठीक है। और जो आज का टेस्ट है जो आपने पढ़ा जहाँ तक, उसका भी टेस्ट जो है वो आपको आपकी उसी गूगल ड्राइव में लिंक में मिल जाएगा जो आपने कल यूज़ किया। अब जो सेशन टैक्स का है वो कल होगा 2 बजे, और अभी 6 बजे कैफ 4 का जो बिजनेस लॉ है उसका सेकंड सेशन होगा। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। उसका जवाब तालियों में दीजिएगा। अपना ख्याल रखें,
अपने पेरेंट्स के लिए काबिल फ़ख्र बने। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।